हेलो एवरीवन। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स की। ठीक है, हम लोगों ने करीब 4-5 लेक्चर कवर कर लिए हैं। हम लोगों ने स्टार्टिंग में एग्रीकल्चर मतलब जब जिस टाइम इंडिया आज़ाद हुआ था उस टाइम या उसके पहले की क्या हालत थी एग्रीकल्चर की, वो हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बेसिक से स्टार्ट किए, एडवांस की तरफ चल रहे हैं धीरे धीरे। पिछले लेक्चरों में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पिछले लेक्चर में हम लोग जो टर्मोलॉजी आती है, जैसे कि भाई आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है ना। आत्मनिर्भरता क्या है, समृद्धि क्या है, समानता क्या होती है। ठीक है, ऐसी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है ना, हम लोगों ने डिस्कस किया था। और आपको मतलब समझिए कि ऐसी डिफिनीशन और ये सब चीज़ें तो आपको मतलब कि याद ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब सीधे अगर आपको टर्मिनोलॉजी पता, क्वेश्चन जो बनेगा ना इसके ऊपर ही बनेगा। क्यों? कि भाई भारत की समृद्धि के कुछ नकारात्मक या सकारात्मक पक्षों की चर्चा कीजिए। या आत्मनिर्भरता भारत का जो नहीं, अभी देखेंगे आत्मनिर्भर भारत बनाने की एक ट्रेंड चल रहा है कि भाई हाँ, सरकार भी प्रयास कर रही है कि भाई आत्मनिर्भरता है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्यों और उसका क्या बेसिक। तो आत्मनिर्भरता, अब सीधे आत्मनिर्भरता भारत के क्या परिणाम हो सकते हैं, इसके पॉजिटिव निगेटिव, ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे। अब आपको ये टर्मिनोलॉजी याद होगी तभी आप आगे का लिंक कर पाएंगे। क्योंकि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स अब देखेंगे कि हम लोग इकोनॉमिक्स में बेसिक अगर आपका क्लियर हो गया तो अब जो करंट में न्यूज़ आ रही है उसके आगे बस आपको उसमें ऐड करते हुए चलना है। अभी हम लोग आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब इसलिए आपको पिछला लेक्चर ज़रूर ध्यान रखना है। पिछले से ही ग्रोथ, जैसे हम लोग लेक्चर की ग्रोथ मतलब आगे बढ़ रहे हैं, वैसे आपकी धीरे धीरे ग्रोथ होती चलेगी। ठीक है, तो आप लोग भी इसको देखिए, लोगों के साथ शेयर भी करिए। कई लोग उसके जो है क्वेश्चन भी जो पूछे जा रहे हैं या फिर कमेंट में उसको बता भी रहे हैं, तो आप लोग उसको भी देखिए। टेलीग्राम पे भी कुछ लोग शेयर कर रहे हैं क्वेश्चन, तो आप लोग ये करते रहिए। ठीक है, अभी जब चीज़ें हम लोग इकोनॉमिक्स ख़त्म होगी तब आप देखेंगे कि आपको यूपी पीसीएस, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस में कितनी हेल्प, क्योंकि उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो आपको खुद ही पता चलेगा कि हम लोगों ने जो पढ़ा है, अच्छा हाँ बस इसके आगे अच्छा करंट यहाँ से ऐड करना। हम लोग डिस्कस करेंगे कहाँ तक अगर बेसिक हम लोगों ने पढ़ लिया तो करंट से कैसे क्वेश्चन बन रहा है, या बेसिक करंट मिला के लिखना कैसे, सब कुछ हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम पहले टर्मिनोलॉजी देखी थी, अब आज से एग्रीकल्चर वाला सेक्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए पिछले वाले जब लेक्चर में हम लोग एक स्टोरी शेयर की थी कि भाई अगर भूमि सुधार करने के लिए क्या होता है। अगर पिछले जो हम लोग एक सेब किसानों वाली स्टोरी शेयर की थी, उसमें क्या होता है कि भाई अगर आप भी समझ लीजिए कि आपने किसी को ज़मीन दी है लीज पे। ठीक है, स्पेशली जो अभी ग्रामीण क्षेत्रों से लोग जुड़े होंगे वो बहुत अच्छे से रिलेट करके देखेंगे। ठीक है, और जो जो लोग जुड़े हुए हैं वो कमेंट सेक्टर में कमेंट में बताइए भी कि हाँ वो रिलेट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं। अगर देखिए, अगर कोई जो है नहीं दे देते हैं कि भाई आप पट्टे पे दे देते हैं या किसी चीज़ में कि आप एक टाइम पीरियड से खेती करिए और इसका एक हिस्सा हमें देते रहिएगा, तो जो आदमी खेती कर रहा है ना उसका तो उस ज़मीन पे स्वामित्व अधिकार तो हुआ नहीं, क्योंकि उसको तो भाई लीज टाइप में दी गई कि आप एक खेती करिए। तो वो बस क्या करेगा, उत्पादन पे ध्यान देगा। वो कृषि सुधार या भूमि सुधार पर ध्यान नहीं देगा कि हाँ इसकी ग्रोथ बनी रहे, इसका मतलब पोषण जो न्यूट्रिशन होता है, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब टाइम पे मिलता रहेगा। नहीं, बस उसको मैक्सिमम उत्पादन चाहिए। उसको भूमि सुधार या उसकी क्वालिटी से संबंधित कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, तो इसमें अब इसमें क्या किया है, भूमि सुधार में सबसे बड़ी बात की क्या थी, जब भारत आज़ाद या स्वतंत्र हुआ तो उस टाइम में भी देखेंगे ना कि भारत में जो क्या था, जो जमींदार या जागीरदार लोग थे उनके पास ज़मीनों का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्हीं के पास था। ठीक है, और क्या करते थे, उन्हीं के पास था और वो लोगों से तब भी आज़ादी के बाद भी खेती कराते थे। और एक मतलब या तो खेती कराते थे या तो उनको पैसे देते थे कि भाई आप इसके बदले इतना पैसा ले लेंगे, या फिर इसमें से एक बड़ा हिस्सा अपने पास रख लेते थे। तो ये सब जो हमारी कृषि की क्या कमियां थी थोड़ी सी, तो इसको सुधार करने की एक बात प्रारंभ की गई, बात इसकी भाई सुधार किया जाए। ठीक है, और जो जमींदार या जागीरदार थे वो भी बस ज़मीन दे दिए, उनको भी कोई इतना मतलब नहीं था कि वो भी भाई अपने ज़मीन को सुधार की बात करें या फिर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट करें। ठीक है, तो इससे अब देखिए क्या होता था कि भाई अब जो चीज़ें चल रही थी कि भाई अब देख ही रहे हैं, क्योंकि वो परंपरागत जो खेती चली आ रही थी, भाई जमींदार उनको दे दिया और एक बड़ी मात्रा वसूल कर रहा है, तो सुधार नहीं। इससे क्या होता है, कृषि की उत्पादन भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। क्योंकि आप सब लोग क्या कर रहे हैं, बस ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं। मतलब ग्रोथ इन द सेंस की बस भाई ज़मीन है उससे कैसे सबसे ज़्यादा उगाया जाए, अनाज हो गया या जो भी उसमें कैश क्रॉप या जो भी क्रॉप या उत्पादन करें, बस उसको कैसे मैक्सिमम किया। उत्पादन पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा कि किस तरीके से बढ़ेगा। तो कृषि उत्पादन भी धीरे धीरे क्या हुआ, घट, क्योंकि एक ही चीज़ पे अगर आप लगातार खेती करेंगे तो उत्पादन घटने लगता है।
ठीक है। हम लोग वो कॉन्सेप्ट समझेंगे कि भाई उर्वरक का उपयोग, ग्रीन खाद जो होती है उसका प्रयोग, वो सब देखेंगे। तो फिर एक भाई आज़ाद होने के बाद फिर धीरे धीरे खाद्यान्न की कमी पड़ने लगी, तो फिर हमें क्या करना पड़ा, अमेरिका से हो गया और फिर कई जो है देशों में, कई देशों से आप देखेंगे बाद में जब रसिया से भी और कई कंट्री से हमें गेहूं अनाज को आयात करना, निर्यात मतलब कहीं भेजना, आयात मतलब मंगाना, ठीक है। तो हमें आयात मंगाना पड़ा, ठीक है। तो इन सब जो कंडीशन थी इसको ध्यान रखते हुए हुआ कि भाई अब कृषि क्षेत्र में सुधार किया जाए। सबसे पहले क्या किया, ठीक है, सबसे पहले क्या किया, पहले हुआ कि भाई जो एक तो जिसके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, एक निर्धारित सीमा कर दिया जाए कि भाई अधिकतम जो कृषि क्षेत्र है किसी के पास इतना ही हो सकता है, ठीक है। एक तो ये हुआ, इसको कहते हैं कि हथबंदी, मतलब हाथ बांध दिए गए कि भाई आप इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। दूसरी चीज़ ये किया गया कि भाई कोई ज़मीन पे अगर कोई जो है लगातार एक बहुत लंबे टाइम पीरियड से उसी पे खेती करता चला, भले उसकी ज़मीन नहीं है, तो फिर इसके नाम पे पट्टा करने की कहीं कहीं पे ये भी चीज़ स्टार्ट की कि भाई अगर इनको स्वामित्व दे दिया जाए तो ये ज़मीन पे, ज़मीन की ग्रोथ, प्रोडक्शन, हर चीज़ पे एक भाई अपनी जब कोई खेती करता है तो थोड़ा ज़्यादा एफर्ट डालता है, खेत वो करता है, ठीक है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा इसमें भी सुधार किया जाए। एक तो हदबंदी, दूसरी चार स्वामित्व से संबंधित, ठीक है। अब उसके बाद देखिए वही है कि भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित की एक दूसरी नीति आई और ऊपर से स्वामित्व बनाने वाला जैसे अधिकार दिया गया था, ठीक है। अब उसके क्यों दिया गया ये हम लोगों ने ऊपर अभी समझ लिया, ठीक है। साथ ही देखिए क्या करना है कि देखिए यहाँ पे भी वही बात की गई, किसी व्यक्ति की कृषि भूमि के स्वामित्व को अधिकतम सीमा का निर्धारण, मतलब कि मैक्सिमम आप इतना ही रख सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या था, कुछ लोगों को में भू स्वामित्व के संकेंद्रण, मतलब कि कुछ लोगों में भाई ज़मीन की एक संकेंद्र, मतलब उन्हीं के पास एक बहुत बड़ी मात्रा में ज़मीन इकट्ठा हो गई तो उसको कम करना, ठीक है। साथ में क्या आया कि भाई जाहिर सी बात है, देखिए भाई सरकार ने ये तो स्टेप उठाया, लेकिन हर, देखिए ये सब क्या है पॉजिटिव चीज़ें, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसमें कुछ निगेटिव चीज़ें भी रहीं। निगेटिव क्या रही कि भाई अगर सरकार ने भाई एक हदबंदी कानून ला लिया, भाई मान लिया कि आपने कोई 100 बीघे से ज़्यादा जो है ज़मीन नहीं रख सकता, ठीक है। अब 100 बीघे मतलब एक समझ लिए कि कोई भी इतना इससे ज़्यादा ज़मीन नहीं रह सकता। किसी के पास उससे ज़्यादा भूमि हो गई तो वो क्या किया, बहुत से लोगों ने अपने रिश्तेदारों या अपने जान पहचान वालों को अपनी ज़मीन ट्रांसफ़र कर दी। तो एक्चुअल में जिसको ज़रूरत थी, जो उसका हकदार था कि भाई जिसके पास एकदम नहीं उसको मिले, वो लोग उसमें वंचित रह गए या उन लोगों को वो ज़मीन नहीं मिल पाई। दूसरी चीज़ क्या हुआ कि भाई ज़मीन अब से स्वामित्व वाला अधिकार था, तो बहुत लंबे टाइम पीरियड तक जो खेती कर रहा था उसी को ज़मीन मिल पाई। लेकिन जो एकदम निर्धन थे, हाँ, जैसे कि आप कह सकते कि भाई बहुत अभी जल्दी उन्होंने किसी की बटाई कर रहे हैं, छोटे छोटे बहुत से लोग हैं निर्धन करे, तो उनको कोई विशेष यहाँ पे क्या हुआ, उनको जो है बहुत लाभ नहीं मिल पाया उन लोग को, ठीक है। तो ये सब की क्या चीज़ें थी, कमियाँ थी। और दूसरी चीज़ है कि बहुत कुछ क्षेत्र थे जहाँ पे इसको बहुत अच्छे तरीके से लागू किया गया, ठीक है। देखिए जैसे केरल हो गया, पश्चिम बंगाल की सरकारों ने वास्तविक किसान को भूमि देने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध थी, ठीक है। मतलब कि ये लोगों ने केरल, पश्चिम बंगाल में, लेकिन इसी कारण इन प्रांतों में भूमि सुधार कार्यक्रम के विशेष जो भूमि सुधार में क्या था हम लोगों ने देखा, भूमि सुधार में बस ये नहीं था कि ज़मीन का डेवलपमेंट, हथबंदी हो गया, हाँ, लोगों के स्वामित्व का अधिकार देना, हाँ, प्लस निर्धन को कृषि का एक अवसर प्रदान करना, और प्लस अब जैसे ज़मीन होगी तो अब जैसे आगे क्या देखेंगे, ज़मीन मिलने के बाद अगर किसी के पास ज़मीन हो गई तो उसको जो ऋण संबंधित जो सुविधाएं होती है, भाई अगर किसी के पास ऋण नहीं है, मतलब पैसे नहीं है, तो अगर ज़मीन या उसके पास संपत्ति है तो फिर वो उसके थ्रू एक अच्छी मात्रा में ऋण भी ले सकता है। गवर्नमेंट के थ्रू भी लेता था, बैंक के थ्रू, अगर ज़मीन है तो उसके कागजात के बेस पे वो ले सकता था। तो एक क्या होता था इससे, एक चीज़ें वो फिर एक मेन जो सिस्टम है, ऑर्गेनाइज जो सिस्टम है, संगठित असंगठित, हम लोग देखेंगे क्या सिस्टम होता है। तो फिर ज़मीन या फिर संपत्ति होने से फिर वो उससे जुड़ेगा, उससे फिर लाभान्वित होगा, हर चीज़ को उसको लाभ मिलेगा। तो ये सब क्या था, ये सब भूमि सुधार के पार्ट थे। लेकिन केरल, पश्चिम बंगाल में तो सरकारें इसको काफ़ी अच्छे से लागू करने में मतलब काफ़ी हद तक सफल रही, लेकिन दुर्भाग्यवश अन्य प्रांतों की सरकारों इस स्तर पर, मतलब और जो प्रांत के जो सरकारें थी वो उस स्तर पर इसको लागू नहीं कर पाई, ठीक है, इम्प्लीमेंट उस तरीके से नहीं कर पाई, ठीक है। अब देखिए हरित क्रांति आ गई। अब देखिए हरित क्रांति से रिलेटेड आप देखेंगे प्री मेंस, अब देखो प्री में तो बहुत सारे क्वेश्चन आए, ठीक है, मेंस में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, प्लस प्रेजेंट टाइम में भी ये नहीं कह सकते इसकी रिलेवेंसी खत्म हो गई। क्यों नहीं खत्म हुई, क्योंकि एक इनडायरेक्टली अब क्या होता है, जाहिर सी बात है, हरित क्रांति क्या है,
डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली, ठीक है, उसको घुमा फिरा के आज भी क्वेश्चन इससे बनते हैं। जैसे कि आप देखेंगे हरित क्रांति में क्या हुआ, हरित क्रांति के कुछ नकारात्मक पक्ष भी थे, ठीक है। अब नकारात्मक जो पक्ष थे, अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे ऐसे जो रीज़न है हरित क्रांति के जो निगेटिव पार्ट थे, वो इंडिया में खासकर, या जैसे कह सकते हैं कि जो बेसिकली नॉर्थ इंडिया कह सकते हैं, ठीक है, अपना जो ये पंजाब और हरियाणा और राजस्थान सब जो रीजन था पूरा हरित क्रांति से रिलेटेड, उसमें जो नकारात्मक पक्ष हुए हरित क्रांति के प्रेजेंट टाइम में भी वो टाइम टू टाइम उभरते रहते या बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अगर वो बढ़ते जा रहे हैं तो उसको क्या करना, अगर आपको वो बढ़ते जा रहे हैं, करंट में भी बने रहते हैं चर्चा में, सरकार भी उसके लिए बहुत सारे बातें इनिशिएटिव उठाती है करती है, तो अगर वो क्वेश्चन, क्योंकि इनिशिएटिव अगर करंट में बना तो क्वेश्चन फिर ऐसे घुमा के आएगा, और क्वेश्चन जब घुमा के आएगा तो आपको बेसिक उठाना कहाँ से पड़ेगा, यहाँ से उठाना पड़ेगा बेसिक, और उसको उस आंसर को लिखने के लिए आपको बेसिक यहीं से उठाना पड़ेगा, तभी आपको वो एक परफेक्ट आंसर माना जाएगा। एग्जामिनर को भी लगेगा हाँ वो रीज़न, मतलब क्योंकि भाई कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम तो आप जड़ से लिखेंगे ना, पीस से नहीं, तो उसको एग्जामिनर को भी लगना चाहिए हाँ आपने बेसिक पढ़ा है और बेसिक से प्रेजेंट टाइम आते हुए आप डेवलपमेंट प्रेजेंट में पॉलिसी क्या, सॉल्यूशन क्या, तो ऐसे लेके जाना है, ठीक है। अभी हम लोग आप जब एक कुछ क्लासेज हो जाएंगी तो आप इसमें एक तरीके से आप खुद ही समझ जाएंगे कैसे लेके चलना है, ठीक है। अब देखिए हमारे यहाँ क्या होता है कि भाई कृषि जो है, सिंपल से देखिए, कृषि जब भारत स्वतंत्र आज़ाद हुआ उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, पुरानी प्रौद्योगिकी हो गई, वही परंपरागत जो हमारी खेती का पैटर्न था वही अपनाते आ रहे थे, ठीक है। और आज भी आप देखेंगे, आप भारत की जो कृषि एग्रीकल्चर क्या बोला जाती है, भारत की कृषि को कहा जाता है कि भाई ये मानसून का जुआ है। मानसून का जुआ मतलब कि, क्योंकि मानसून का जुआ इसलिए कहा जाता है कि भाई उतनी उचित मात्रा में हम लोग नहरों का, सिंचाई का, या फिर चीज़ों को, या फिर नहीं होता भाई क्लाइमेट संबंधी, इतनी हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी उतना नहीं डेवलप हो पाया कि हम एक निर्धारित समय पे हर चीज़ को उपलब्ध करा सके। बरसात अच्छी हुई तो फसल अच्छी होती है, सूखा पड़ गया तो फसल बर्बाद हो जाती है, या फिर टाइम टू टाइम अगर किसी मान लीजिए कि बेटाइम बारिश हो गई, ठीक है, तो फिर फसल बर्बाद हो जाती है। तो इनडायरेक्टली क्या कहा जाता है, मानसून पर निर्भर हमारी कृषि है कि मानसून का जुआ है, ठीक है। अब देखिए इन सब को देखते हुए भारत सरकार ने क्या, अब देखिए क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि जो चीज़ें परंपरागत चल रही थी और फिर हम लोग अनाज भी बाहर से आयात कर रहे हैं, तो एक उसको सुधार करने के लिए एक हरित क्रांति का कॉन्सेप्ट है। इसमें बेसिकली समझ लिए कि इसका तात्पर्य क्या था, उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों, मतलब हाई यील्ड वैरायटी के जो बीज थे, के प्रयोग से विशेषकर किस चीज़ में, गेहूँ और चावल उत्पादन में वृद्धि से संबंधित था। क्योंकि बेसिकली आप देखेंगे उसी, आज भी आप देखेंगे हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा गेहूँ, चावल, दालें, यही सब सबसे ज़्यादा कंज्यूम की जाती हैं। आज हालांकि भारत इसमें लगभग आत्मनिर्भर बन गया, बहुत सी चीज़ें अब हम लोग आयात की जगह पे निर्यात करते हैं, गेहूँ, चावल, हाँ, तो भारत ने इसमें सुधार तो हुआ है, लेकिन अब जाहिर सी बात इनके उत्पादन में वृद्धि, इन बीजों के प्रयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में क्या होना चाहिए, उर्वरक, कीटनाशकों तथा निश्चित जल आपूर्ति भी आवश्यक थी, ठीक है, अधिक पैदावार लाभ उठाने के लिए। अब देखिए इसमें जो है भाई, अब इसका एक अनुपात होना चाहिए कि भाई आज भी कहा जाता है नहीं, एनपीके का एक अनुपात होता है कि भाई इतने मात्रा में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस यूज़ करना चाहिए। हालांकि ये मानता कोई नहीं, भले है बहुत कम लोग मानते हैं, लेकिन एक अनुपात तो है ना। बीजों की अधिक पैदावार वाली किस्मों का लाभ उठाने वाले किसानों को सिंचाई की विश्वसनीय सुविधा, अब जैसे सुविधा उठाने के लिए आप देखेंगे राजस्थान में उस टाइम से आप देखेंगे जैसे इंदिरा नहर वगैरह थी सबसे बड़ी, आज भी बहुत फेमस है, तो ये नहरों का भी विकास किया गया, उसी टाइम की बात है, ठीक है। मतलब कि बीज, कीटनाशक, नहरों का मतलब जलापूर्ति, ये सब संबंधी पूरी एक होल डेवलपमेंट की बात चल रही थी, ठीक है। उर्वरकों तथा कीटनाशकों आदि की खरीदारी के लिए अब क्या हुआ कि भाई अब देखेंगे कि भाई उर्वरक, ठीक है, कृषि विकास करना है तो उर्वरक इन सब पे कि भाई अगर हम बाहर से आयात कर रहे हैं तो इतना किसानों का परचेजिंग पावर तो है नहीं कि भाई वो इतनी महंगी, क्योंकि भाई हम बाहर से उसको भी आयात कर रहे हैं, अच्छे किस्म के कीटनाशक हो गया, उर्वरक, तो उस पर सब्सिडी की व्यवस्था, तो आप देखेंगे वहाँ से एक सब्सिडी का भी कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। तो सरकार ने क्या हुआ, संसाधनों पर, वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता जो होती है उस पर क्या किया, मतलब कि कृषि बीज हो गए, कीटनाशक, इसमें सब्सिडी देने का भी एक धीरे धीरे प्रावधान आया। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि हरित क्रांति के जो पहले चरण था, ठीक है, 60 के दशक से के मध्य से लगभग 70 के दशक मध्य तक, वही हरित क्रांति हाई यील्ड वैरायटी जो बीज थे, पंजाब, देखिए रीजन बताया,
आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे अधिक समृद्ध राज्यों तक ही सीमित रहा। क्योंकि जहाँ पे लोग समृद्धि इन द सेंस कॉन्सेप्ट यहाँ से आया कि भाई अगर कृषि या किसान समृद्ध है तभी वो इतने, क्योंकि बीज बाहर से हम आयात करते हैं तो महंगे बीज थे, महंगे कीटनाशक थे, उर्वरकों की एक भाई जो परंपरागत यूज़ कर रहे हैं नया, तो उसका भी एक रेट था। तो जो समृद्ध राज्य जहाँ के किसान थोड़ा सा आर्थिक रूप से सक्षम थे वही इसका मैक्सिमम लाभ उठा सके। इसके अतिरिक्त बीजों के देखिए क्या हुआ कि गेहूं पैदावार क्षेत्रों में इसका सबसे ज़्यादा लाभ मिला। ठीक है, हरित क्रांति देखिए पैदा करने वाले क्षेत्र को मिल पाया। ठीक है, हरित क्रांति के द्वितीय चरण सेकंड जो उसका फेज 70 से 80 के दशक में हुआ। ठीक है, वही हरित जो बीजों के HYV बीजों के प्रौद्योगिकी का विस्तार कई राज्यों तक पहुंचा और कई फसलों को फिर धीरे धीरे जो इसको और भी फसलों में इसमें क्या किया गया विस्तार। जैसे कि गेहूँ चावल था, बाद में आप देखेंगे कि जो कृषि में जो कपास था। ठीक है, अब अभी हम लोग जब इसका थोड़ा सा जाएंगे तो BT कॉटन, और फिर अभी जैसे कि अब देखिए अब यहाँ से अगर आप लोग थोड़ा सा पढ़ रहेंगे तो अभी चर्चा में अक्सर बना रहता है कि जेनेटिक मॉडिफाई जो बीज होते हैं, BT कॉटन हो गया। ठीक है, BT कॉटन हो गया, अब BT बैगन की बात चलती रहती है, कहीं टमाटर की। तो ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो हम लोग जब बेसिक क्लियर रहेगा तो उसको ये, क्योंकि ये सब चीज़ें करंट में बनी रहती हैं, हमेशा चर्चा होती रहती है इनसे संबंधित। तो क्या है, तो यहाँ से हम लोग लिंक करके इसको लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए कई फसलों का इसका विस्तार हुआ। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि अब धीरे धीरे जब हमारी अच्छी खासी मतलब ग्रोथ होने, डेवलपमेंट होने लगा, तो कृषि में पैदावार अच्छा होने लगा, तो धीरे धीरे हम इसमें क्या हुआ आत्मनिर्भर बनते गए। ठीक है, और दूसरे राष्ट्र जैसे कि अमेरिका या किसी अन्य राष्ट्र पर जो निर्भरता थी वो धीरे धीरे हमारी कम होती चली गई। अब देखो अब क्या हुआ कि भाई अधिक उत्पादन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए भाई कृषि की ग्रोथ हो रही है तो भाई किसान को क्या लाभ होगा। अगर मान लीजिए कि हमारे यहाँ किसान ने भाई उसका नॉर्मल जो उपजाता था इतनी मात्रा करता था। ठीक है, और अभी मान लीजिए कि उसकी भाई हरित क्रांति के थ्रू अच्छे किस्म के बीज कीटनाशक उपयोग करके उसने इतना ज़्यादा पैदावार कर लिया, तो क्या होगा। अगर मान लीजिए कि उसने खुद ही अब उसको इतना, पहले वो कंज्यूम खाता था, अब इसको इतने खाने को मिल रहा है, तो उसका वो ग्रोथ नहीं हुआ ना। उसमें हुआ कि भाई अगर इतना इसको ग्रोथ है, उसकी आवश्यकता इतनी है, तो जो बची हुई मात्रा है उसको अच्छा बाजार, अच्छा मार्केट मिले जिसमें वो बेच के उससे कुछ पैसे कमा सके और सी चीज़ों में अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो फिर वहाँ से एक आप देखेंगे कि वो जो अभी देखिए यहाँ से अब आप देखिए क्या हुआ। अब यहाँ से हम लोग जो सब्सिडी वाला होता है ना कॉन्सेप्ट, अब यहीं से, क्योंकि भाई अगर उनको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, अच्छा हाँ कि हमारा उत्पाद जो है भाई अगर ज़्यादा पैदा होता है तो वो मार्केट में बिक जाएगा। ठीक है, तो मार्केट में बेचने के लिए फिर एक मार्केट चाहिए, फिर मार्केट डेवलपमेंट की बात हुई। साथ ही आप देखेंगे अभी हम लोग जो नहीं सरकार वो क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य जो जारी करती है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितने फसलों के लिए जो है सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है। ठीक है, और साथ ही एक सत्र मतलब एक जो टाइम पीरियड होता है उसमें कितनी बार इसको जारी किया जाता है, कौन कौन से फसलों टाइम, जैसे रबी, खरीफ, जायद ये होता है ना, उसमें किस में जारी किया, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए वहीं पे है भाई वो सब, फिर वही न्यूनतम कृषि मूल्य सरकार ने कहा कि भाई ये मार्केट है, अगर आपका जो फसल अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है मार्केट में बेचिए, अगर नहीं बेचता है तो इतने मात्रा में इतने रुपए में, क्योंकि फिर वही जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है MSP। ठीक है, तो इस मात्रा में या इस पैसे में हम तो खरीद ही लेंगे, तो फिर एक लोगों को और प्रोत्साहन मिला। ठीक है, अब देखिए वही हरित क्रांति का वही विपणन अधिशेष मतलब कि जो अतिरिक्त उत्पादन उसका विपणन मतलब मार्केटिंग में बेचना या उससे संबंधित फिर चीज़ें वो ग्रोथ हुई। फिर क्या करें, हरित क्रांति काल में किसान अपने गेहूँ चावल के अतिरिक्त अच्छा खासा भाग बाजार में बेच रहे थे। ठीक है, इसके अब जाहिर सी बात है कि इसमें क्या होता था कि मार्केट में ये बेच रहे हैं, इनको पैसा मिल रहा है जाहिर, प्लस साथ में अगर मार्केट में अधिक वो चीज़ें गेहूं चावल है या मार्केट में अधिक है तो उसके रेट भी थोड़ा ठीक ठाक थे या कम हो गए, थोड़े जो कमी है, तो जो सीधे मार्केट से खरीदते हैं रेट कम होने से उनको भी लाभ मिला। तो डायरेक्टली लाभ तो किसानों को मिला, इनडायरेक्टली जो उससे जुड़े हुए खरीद के मार्केट से खा रहे हैं उनको भी सस्ते तो दाम पे मिल रहा, तो उनको भी क्या हुआ थोड़ा सा लाभ मिला। अब साथ ही क्या होता था, सरकार जब न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीद रही तो सरकार को भी क्या हुआ कि अभी आप देखे होंगे ना कि जो अंत्योदय अन्न योजना, फिर ये ऐसे जो योजनाएं मिलती हैं जो गरीबों को, नहीं कि भाई 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये ऐसे करके जो चावल या गेहूँ और बहुत सारे उसमें खाद्यान्न जो वितरित किए जाते हैं,
उसके लिए भी सरकार को इमरजेंसी के लिए कि भाई उत्पादन अच्छा खासा हो रहा है तो सरकार को भी वो जो न्यूनतम समर्थन में एमएसपी भी खरीद रही है उसके थ्रू एक स्टॉक बनाने का भी मौका मिला। तो धीरे धीरे चीज़ें ऑर्गेनाइज देखिए होते चली जा रही हैं। ठीक है, अभी एक टाइम था कि हम दूसरों से आयात करें, अब एक टाइम आ गया कि हम लोगों को उससे लाभ भी दे रहे हैं प्लस स्टॉक भी बना रहे हैं, कोई विपदा आती है तो उसमें हम यूज़ भी कर सकें, गरीबों को 1 2 3 ऐसे कुछ न्यूनतम रेट में उनको खाद्यान्न भी उपलब्ध करा रहे हैं। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइज चीज़ें होती चली जा रही हैं। ठीक है, अब देखिए इसके आगे क्या कह रहा है कि हरित क्रांति के लाभ तो बहुत हुए, लेकिन भाई टेक्नोलॉजी है, अभी हम लोगों ने इसके पॉजिटिव पक्ष देख ली। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि भाई इसके लाभ तो बहुत हुए, लेकिन प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी जो है पूरी तरह एक पक्ष नहीं होता, इससे कुछ नकारात्मक पक्ष भी होते हैं। ठीक है, अब जो हम लोग ऊपर चर्चा किया कि भाई इसमें क्या हुआ कि जो बड़े किसान थे, ठीक है, बड़े किसानों के पास धीरे धीरे आमदनी और फिर जोखिम लेने की एक उनके पास ज़्यादा क्षमता भी होती है, तो थोड़ा सा क्या हुआ कि उनको लाभ तो उनका ज़्यादा होने लगा, लेकिन जो छोटे किसान थे उनका ग्रोथ जो है या फिर किसने वो उस तरीके से लाभ नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि उनके पास उतनी मतलब भाई अगर किसी के पास थोड़ी सी ज़मीन है, अब वो उतनी मात्रा में जो है उर्वरक कीटनाशक जो महंगी वो नहीं खरीद पाता, क्योंकि इसी पे वो निर्भर था, उसी से अपना परिवार जिसके पास बड़ी ज़मीनें थे उसने हरित क्रांति या कह सकते हैं कि जो कृषि क्रांति हुई थी, जो पूरा हम लोगों ने प्रोसेस समझा, उसका लाभ ज़्यादातर बड़े किसानों ने लिया और जो छोटे किसान थे वो नहीं ले पाए। तो बड़े और छोटे किसानों के बीच एक खाई बढ़ती चली जा रही थी। ठीक है, साथ ही क्या हुआ, अब जैसे कि आ गई मान लीजिए कि अच्छे किस्म कीटनाशक यूज़ कर रहे हैं, बीज यूज़ कर रहे हैं, तो फिर अलग अलग तरीके की क्या हुई, अब बीमारियां भी आई। ठीक है, अब बीमारियां भी, क्योंकि कीटनाशक, अब भाई जाहिर सी बात है आपने अब इसमें एक देखिए टेक्नोलॉजी की बात आ जाती है थोड़ी सी, कि अगर कोई कीटनाशक है उस पर फिर एक दवा यूज़ कर, फिर धीरे धीरे जो नए कीटनाशक आते हैं फिर वो उस दवा से अपने आप को प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, नए कीटनाशक आए। अब नए कीटनाशक आए तो छोटे किसान तो इतना उनके पास धन दौलत नहीं थी कि वो अच्छे किस्म के कीटनाशक यूज़ कर सकें। बड़े किसान तो कर ही रहे हैं क्योंकि उनके पास आर्थिक एक स्थिरता थी, भाई उनके पास बड़ी मात्रा में ज़मीन है तो वो थोड़ा सा अच्छे खासे आमदनी भी होती थी, वो करते थे। लेकिन छोटे किसान इसको नहीं अफोर्ड कर पाते थे, तो उनकी फसलें भी ज़्यादा बर्बाद होने लगी थी, तो एक खाई बढ़ती चली जा रही थी। देखिए यहाँ पे ना ऐसी फसलों में कीटनाशकों के आक्रमण की संभावना अधिक होती है। ऐसी दशा में इस प्रौद्योगिकी को अपनाने वाले छोटे किसानों की फसल में सब कुछ नष्ट हो जाता था। कभी कभी अभी भी आप देखेंगे ना कि जो लोकट्स आते हैं, क्या टिड्डे का आक्रमण होता है जगह जगह पे, अभी नहीं हर साल 1 2 साल में चर्चा में आता है, तो एक बड़ी मात्रा में आते हैं और फसलों को नष्ट करके चले जाते हैं। तो ऐसे जो अब बड़ी मात्रा में नष्ट करके चले जा रहे हैं, तो जो बड़ा किसान है भाई उसके पास बड़ी मात्रा में है तो वो तो अफोर्ड कर लेगा, लेकिन जिसके पास छोटी ज़मीन है और कोई कीटों का हमला हो गया तो छोटे किसान को तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा वही बात चली कि भाई खाई बढ़ती चली जा रही थी। ठीक है, अब ये सब चीज़ें हो रही थी तो सरकार को भी पता चल रहा था कि भाई बड़े किसानों को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, छोटे किसानों को नहीं हो रहा है। तो फिर क्या होता, तो सरकार ने भी बहुत सारे जो है अपना प्रयोग किया, अनुसंधान किया। छोटे किसानों को क्या हुआ कि वो जो कीटनाशकों के जो कीटनाशक आते हैं, मतलब कीटों का जो हमला हो रहा है या फिर नई बीमारियाँ, उसके लिए जो छोटे या कह सकते हैं गरीब किसान थे उनको सब्सिडी का प्रावधान किया। उनको ज़मीन है उसके थ्रू उनको जो सस्ती मात्रा में बैंक ऋण या हो सकता है या और सारे सहायता देने का प्रयास किया। तो इससे क्या हुआ कि थोड़ा सा उनका जो छोटे किसान थे उसमें उनको जोखिम जो है जो कीटनाशक इन सब से आक्रमण से था फसल बर्बाद होने का, तो थोड़ा सा उनके क्या हुआ कम हो रहा था, क्योंकि सरकार भी ध्यान दे रही थी और धीरे धीरे उनको उससे संबंधित इनिशिएटिव या सहायता देती जा रही थी सब्सिडी के थ्रू, बैंक के ऋण के थ्रू। तो ऐसे अभी देखिए आप रिसेंट में जैसे कि बाद में बहुत हालांकि आया, इसी सहायता से आगे चल के अब डेवलपमेंट देखेंगे नहीं, किसान क्रेडिट कार्ड आ गया, फिर सब से यूरिया इन सब से सब्सिडी। तो ये सब चीज़ें उसी डेवलपमेंट का पार्ट ही हैं कि भाई अगर किसान है तो बड़ा और छोटा किसानों सबको सहायता एक साथ मिले। अगर बड़े किसान के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है तो छोटे किसान के पास भी ऐसा ना हो कि भाई चीज़ें या लाभ केवल बड़े ही किसान ले सकें, छोटा ना ले सकें। तो छोटे किसान को बराबर लेवल फील्ड में लाने के लिए सरकार ने छोटे किसानों को हमेशा सहायता करती रहती है कि भाई अगर जाहिर सी बात अगर यहाँ पे सहायता नहीं करती तो हम लोग आज क्या पढ़ते हैं, हरित क्रांति जो है बड़े किसानों के लिए थी,
छोटे किसान नहीं, इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हरित क्रांति एक बड़े किसानों से संबंधित कृषि सहायता योजना थी, या कृषि से संबंधित बड़े किसानों के लिए जो इनिशिएटिव लिए गए, लेकिन सरकार ने करके फिर धीरे धीरे लेवल फील्ड में लाने का प्रयास किया। ठीक है, अब देखिए इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, अगला लेक्चर जो है, क्योंकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक है और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कैसे लेके चलना है, तो हम लोग अगला लेक्चर में इसको पूरा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर को। साथ ही क्या करिए कि अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, लोगों के साथ भी शेयर करिए। और अभी जैसे कि पिछले लेक्चर में जो है जो क्वेश्चन पूछे गए, अभी आगे भी हम लोग चैप्टर ख़त्म होगा तो इस समय क्या क्वेश्चन बनेंगे, आप बने उसके भी चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग इंगेजिंग बढ़ाइए। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम आती है आप पूछते रहिए। और पीटी आ रहा है, पीटी में भी अभी देखिए अभी कुछ टाइम आप मेंस कर रहे हैं, अभी पीटी के लिए भी बहुत सारे इनिशिएटिव लाए जा रहे हैं कि हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, और आप लोग जो भी आपकी क्वेरी या इंक्वायरी हो आप कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए। ठीक है, या फिर टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन करिए, उस पर जो क्वेश्चन पूछा रहा है उसके आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला लेक्चर फिर से हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे पूरे चैप्टर को। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।